हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद पवन दीक्षित। क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 5 इलेक्ट्रिकल कंडक्शन का वीडियो नंबर है 4। और जैसा कि आपने थंबनेल और टाइटल तो रीड कर लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं इसमें ओम के नियम की। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पर नए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में लेकर आए हैं ओम के नियम को। तो ये फ्रेंड्स आप सभी का क्लास 10th में पढ़ा हुआ है, कोई नया टॉपिक नहीं है, इसलिए आपको समझने में ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि आपका ये टॉपिक पहले से ही पढ़ा हुआ है, ओम का नियम। चलो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ। ओम का नियम क्या है फ्रेंड्स? सन 1826 ईस्वी में एक जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम नामक थे। सन 1826 ईस्वी में जर्मन के वैज्ञानिक डॉक्टर जॉर्ज साइमन ओम नामक वैज्ञानिक ने उन्होंने बताया कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और उनके सिरों के बीच जो वोल्टेज है उसके बीच के संबंध को उन्होंने एक नियम द्वारा बताया। उन्होंने कहा यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं, फिजिकल कंडीशंस जैसे लेंथ, टेम्परेचर, क्रॉस सेक्शनल एरिया इत्यादि न बदला जाए तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो वोल्टेज है वो धारा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उन्होंने बताया यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, ताप, परिच्छेद, क्षेत्रफल इत्यादि ना बदले तो चालक के सिरों के बीच लगाया गया जो वोल्टेज है वो धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या क्या है? करंट फ्लोइंग through a conductor, current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference. Current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference बशर्ते provided all physical conditions and temperature remain constant provided all physical conditions and temperature remain constant, यानी जो उसकी फिजिकल कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रहनी चाहिए। यानी जो पोटेंशियल है किसी चालक के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक करंट के, यानी डेल्टा भी प्रोपोर्शनल टू आई। तो प्रोपोर्शनल हटेगा, यहाँ पे कोई नियतांक आएगा, कांस्टेंट आएगा, वो है आर आई, यानी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर आई या आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान आई। जहाँ आर एक कांस्टेंट है इसे क्या कहते हैं? चालक का प्रतिरोध, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। वेयर R is a resistance of the conductor. रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, आर है चालक का रेजिस्टेंस, चालक का प्रतिरोध। यह चालक का प्रतिरोध क्या होता है फ्रेंड्स? चालक के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है, यानी धारा के मार्ग में जो व्यवधान डाला जाता है उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या है?
रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट व्हिच अपोज द इलेक्ट्रिक करंट, यानी चालक द्वारा धारा के मार्ग में चालक के द्वारा यानी फ्रेंड्स चालक के द्वारा धारा के मार्ग में जो रुकावट डाली जाती है उसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। चालक का प्रतिरोध क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक कंडक्टर which oppose the electric current। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर, विद्युत चालक का वह गुण जो धारा के मान का धारा का विरोध करता है विद्युत प्रतिरोध कहलाता है। यदि किसी चालक के सिरों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी हो और चालक में बहने वाली धारा आई हो तो ओम के नियम के अनुसार आर कितना होता है? आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान आई। यही तो होता है, आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान आई। आर इज इक्वल टू कितना होता है? डेल्टा वी अपान आई। इसकी फ्रेंड्स यूनिट कितनी होती है? यूनिट इसकी फ्रेंड्स एसआई यूनिट होती है ओम। एसआई यूनिट क्या होती है? ओम, जिसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होती है? ओम। इसे ग्रीक अक्षर ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। और यूनिट ये क्या हो जाएगी? आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान आई। तो वोल्टेज का मात्रक, विभवांतर का मात्रक वोल्ट पर एम्पियर। एक तो ये मात्रक हो गया वोल्ट पर एम्पियर, और एसआई मात्रक किसका होता है? ओम। ओके, इसकी डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा? विमीय सूत्र विमीय सूत्र फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? आर इज इक्वल टू डायमेंशनल फार्मूला फ्रेंड्स कितना हो जाएगा? चूंकि आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान आई है। ओके, आर इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान आई। वी की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? वोल्टेज क्या है? वी की जगह पे हम डब्ल्यू अपान क्यू नाट लिख सकते हैं, डब्ल्यू अपान क्यू नाट इंटू आई। ओके, कार्य की बीमा होती है mL2T-2, लिख दिया mL2T-2। आवेश की बीमा AT। ओके, धारा की बीमा A। ठीक है, इसको सही करो। mL2 a की पावर 1 जुड़कर हो a की पावर 2, ऊपर जाएगी a की पावर -2, a की पावर -2, और ये t ऊपर जाएगी इसकी पावर -1 और -2, तो t की पावर -3। ये है इसका डायमेंशनल फार्मूला। mL2 a-2 t-3 यूनिट है, एसआई यूनिट है ओम, और ये यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर। R इज इक्वल टू डेल्टा वी अपान आई। ये है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, विद्युत प्रतिरोध। ओके,
फ्रेंड्स ओमीय परिपथ कौन से होते हैं, ओमिक सर्किट कौन से होते हैं? ओमिक सर्किट कौन से होते हैं? ओमीय परिपथ ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय परिपथ कहलाते हैं। अर्थात ओमीय परिपथ में वोल्टेज तथा धारा के बीच खींचा गया ग्राफ एक सरल रेखा में प्राप्त होता है, यानी डेल्टा वी और आई का जो अनुपात है वो कांस्टेंट रहता है। इन परिपथों में डेल्टा वी यानी वोल्टेज और धारा के बीच खींचा गया ग्राफ कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। यानी इनके बीच यदि हम ग्राफ को खींचें तो ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। यदि एक्स एक्सिस को हम धारा से रिप्रेजेंट करें, वाई एक्सिस को वोल्टेज से, तो इनका जो ग्राफ है कुछ इस प्रकार से होता है। धारा और वोल्टेज के बीच का जो ग्राफ है फ्रेंड्स वो एक सरल रेखा में प्राप्त होता है। यानी डेल्टा वी और आई का जो ग्राफ है वो कांस्टेंट प्राप्त होता है ओमीय परिपथों में। ओमिक सर्किट में डेल्टा वी अपान आई का ग्राफ कांस्टेंट प्राप्त होता है और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। इसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। डेल्टा वी और आई का जो अनुपात है यह नियत प्राप्त होता है। अनओमीय परिपथ कौन से होते हैं? ऐसे परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करते, अर्थात उनके बीच डेल्टा वी वोल्टेज और धारा के बीच का जो ग्राफ है वो एक उनका जो अनुपात है वो कांस्टेंट नहीं आता है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं अनुगमन वेग के आधार पर हम ओम के नियम को सीखते हैं, उसके डेरिवेशन को देखते हैं। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ। डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ on the basis of drift velocity. Derivation of Ohm's law on the basis of drift. डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ ऑन द बेसिस ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी अनुगमन वेग के आधार पर फ्रेंड्स ओम के नियम का सत्यापन। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम मानेंगे हमारे पास कोई कंडक्टर है, ये फ्रेंड्स हमारे पास कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ है L और क्रॉस सेक्शन एरिया है A। L लंबाई व एक क्रॉस सेक्शन एरिया का हमारे पास कोई कंडक्टर है और इसे जब हम V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं? V वोल्ट की बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसके अंदर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करता है। इलेक्ट्रॉनों पर एक विद्युत बल कार्य करता है जिससे इलेक्ट्रॉन नियत अनुगमन वेग से इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में निगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मोशन करते हैं। इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं। किस वेग से? अनुगमन वेग से। अनुगमन वेग vd से मोशन करने लगते हैं। ठीक है, अनुगमन वेग vd से मोशन करने लगते हैं। हमारे पास L लेंथ व एक क्रॉस सेक्शन एरिया का कोई कंडक्टर है जिसको हमने V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा है, तो इलेक्ट्रॉनों
पर एक बल कार्य करता है। इस विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन इस नियत अनुगमन वेग vd से मोशन करते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेट द लेंथ ऑफ कंडक्टर L and cross section एरिया A। हम फ्रेंड्स मानेंगे इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, n मान लेंगे। इसके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम n मानेंगे। इफ n is the number of free electron per unit volume and vd क्या है, इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, vd is the drift velocity of electrons, vd is the drift velocity of electrons। हमने मान लिया इनके एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मोशन करते हैं। तो फ्रेंड्स धारा तथा अनुगमन वेग का संबंध आपने पढ़ रखा है। देन रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आपने पढ़ रखा है। इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन I = NEAVD, इक्वेशन फर्स्ट I = NEAVD, ये आपने पढ़ रखा है। ओके फ्रेंड्स, धातु के अंदर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये रैंडम मोशन करते हुए धातु के स्थिर आयनों से बारंबार टकराते हैं। ये आपको पता है, बारंबार टकराते हैं जिससे इनकी स्पीड जो है वो शून्य हो जाती है। टकराने के बाद इनकी स्पीड शून्य हो जाती है। उसके बाद ये इस विद्युत क्षेत्र में पुनः त्वरित होते हैं और अगली टक्कर तक v वेग को अर्जित कर लेते हैं। ये बार बार करते हैं। तो इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग कितना हो जाएगा? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत अनुगमन वेग, एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स vd कितनी हो जाएगी? 0 + v/2 = v/2। यही तो 0 + v/2 = v/2। ओके फ्रेंड्स, धातु के अंदर इलेक्ट्रॉनों की दो क्रमागत टक्करों के बीच लगे औसत समय को हम रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस रिलैक्सेशन टाइम में किसी इलेक्ट्रॉन के त्वरण A द्वारा इस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में अर्जित वेग v हो तो v को हम क्या लिख सकते हैं? अर्जित वेग v हो तो हम ये लिख सकते हैं v = a टाउ, क्योंकि एक्सीलरेशन a = क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन वेग परिवर्तन बटे समय वेग परिवर्तन, 0 से v -0 तो v/टाइम रिलैक्सेशन टाइम। ओके, रिलैक्सेशन टाइम तो v = a टाउ लिख सकते हैं। v की जगह पे हम डाल देंगे a टाउ, तो vd = a टाउ/2। ओके, a की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? vd =
चूँकि F इज इक्वल टू एम ए, तो ए की जगह पे हम F बाई एम डाल सकते हैं। तो ए की जगह पे लिख देंगे F अपान एम, तो F टाउ अपान 2m। ठीक है, VD हमारा इतना आ गया। F की जगह पे क्या लिख सकते हैं, VD इज इक्वल टू F टाउ अपान 2m। F की जगह पे क्या लिख सकते हैं, चूंकि F इज इक्वल टू होता है EQ, इलेक्ट्रॉनों पर कौन सा बल लग रहा है, EQ। Q, फिर Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो E, F इज इक्वल टू E इंटू E, यही तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉनों पर, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत डायरेक्शन में मोशन करने लगते हैं इस अनुगमन वेग VD से। तो E इंटू E, F की जगह पे हम लिख देंगे E इंटू E टाउ अपान 2m। ओके, E की जगह पे क्या लिख सकते हैं, रिलेशन बिटवीन, याद करो रिलेशन बिटवीन E एंड V। याद है, रिलेशन बिटवीन E एंड V में होता है V बराबर E इंटू डी, V बराबर E इंटू डी होता है। तो यहाँ पे E कितना हो जाएगा, E इज इक्वल टू V अपान डी, नहीं यहाँ पर D कितनी है, लेंथ ऑफ कंडक्टर है L, तो यहाँ पे लिखेंगे V बाई L। इस E की जगह पे ये मान पुट कर देते हैं, इस E की जगह पे ये मान पुट कर देंगे, यहाँ पे पुट करते हैं, ये इरेज कर रहे हैं यहाँ पे, VD इज इक्वल टू E की जगह पे रख देंगे V अपान L, V बाई L E टाउ अपान 2m। तो ये हो जाएगा V E टाउ अपान 2mL VD। ये VD का हमारा मान आ गया। अब इस VD को हम कहाँ रखेंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट। इस VD का मान इन इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे हम रख रहे हैं। ठीक है, ये फिर ये यहाँ पे हम रख रहे हैं इस VD के मान को। तो I इज इक्वल टू NEA और VD का मान कितना आया है, VE टाउ अपान 2mL। ठीक है, तो NE और E मिलकर हो गया E स्क्वायर A टाउ अपान 2mL, ये हमारा आ गया I। ठीक है, I इज इक्वल टू 2E स्क्वायर A टाउ अपान 2mL, और इसमें ये V छूट गया V। ठीक है, तो I कितना हो जाएगा, I इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिख लें NE स्क्वायर A टाउ अपान 2mL इंटू V। ठीक है, ओके। यहाँ से यदि हम V का मान निकालें, V कितना हो जाएगा, V इज इक्वल टू, ये V निकालेंगे तो ये इधर जाएगा 2mL अपान NE स्क्वायर A टाउ इंटू I, ये आ गया I के साथ, V इज इक्वल टू इतना। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक समझ में आया, ये V का मान आ गया है। ये सारी वैल्यू जो है कांस्टेंट है, क्या है, 2mL NE स्क्वायर A टाउ इज कांस्टेंट, ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है। ओके, ये सारी वैल्यू है कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को ही हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ
ऑफ द कंडक्टर। इस कांस्टेंट को ही हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे हम R डाल देंगे तो V इज इक्वल टू आई आर। दिस इज ओम्स लॉ। दिस इज ओम्स लॉ। ये वैल्यू जो है ये कांस्टेंट है, जिसे चालक का हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ये वैल्यू R के बराबर है। तो इट इज क्लियर दैट द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड रिलैक्सेशन टाइम। ये जो R है, चालक का प्रतिरोध है, ये लेंथ पर निर्भर कर रहा है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर निर्भर कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पर निर्भर कर रहा है। तो ये ओम का नियम है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विद्युत चालकता किसे कहते हैं। तो विद्युत चालकता क्या है फ्रेंड्स, विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है, रेसिप्रोकल है, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसे हम कैपिटल G से प्रदर्शित करते हैं। द रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस is called इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ठीक, रेसिप्रोकल ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यानी विद्युत प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम है उसे ही हम विद्युत चालकता कहते हैं। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ G। तो G क्या हो जाएगा, कैपिटल लेटर ऑफ G इज इक्वल टू 1/R। G इज इक्वल टू 1/R। और R क्या होता है, विद्युत प्रतिरोध। चूंकि विद्युत प्रतिरोध R इज इक्वल टू V/I, R इज इक्वल टू V/I हमें पता है। तो G कितना हो जाएगा, विद्युत चालकता GI/V, अर्थात विद्युत चालकता का मान किसी चालक में प्रवाहित धारा और वोल्टेज के अनुपात के बराबर होता है। किसी चालक में प्रवाहित धारा तथा उसके सिरों के बीच वोल्टेज के अनुपात के बराबर होता है विद्युत चालकता। इसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, इसकी फ्रेंड्स यूनिट कितनी हो जाएगी, यूनिट G इज इक्वल टू 1/R है। तो R प्रतिरोध की यूनिट, रेजिस्टेंस की यूनिट 1/ इसकी ओम, R ओम इनवर्स। ठीक, ओम R ओम इनवर्स। SI इसका मात्रक, SI मात्रक क्या होता है, इसका SI मात्रक जो कि इम्पॉर्टेंट है, महो R
सीमन, महो अथवा सीमन होता है। क्या होता है? महो अथवा सीमन होता है इसका एसआई मात्रक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का। ओके, इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा? डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा? G इज इक्वल टू 1/r। तो R का भी हमने निकाला था डायमेंशनल फार्मूला। R क्या कितना आया था? ml2 a-2t-3, यही तो निकला था, ml2 a-2t-3। इसको ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? m की पावर -1 l की पावर -2 और a की पावर 2, ये प्लस प्लस की हो जाएगी और ये भी पावर प्लस की हो जाएगी, तो t की पावर 3। तो यह डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, तो फ्रेंड्स आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। गुड नाइट।